नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है ट्रेडिल और ये मूल रूप से तमिल कहानी है जिसके लेखक हैं डी जयकांतन। इसका हिंदी में अनुवाद किया है बाल सुब्रमण्यम और शौरी राजन ने। इसको भी MHD 12 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ट्रेडिल होता क्या है? ट्रेडिल एक मशीन होती है, छापने वाली मशीन होती है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और नई नई मशीनें आ गई हैं। ये एक बड़ी सी मशीन है जिसको एक व्यक्ति चलाता है और इस पे टाइपिंग की जाती है। जैसे शादी के जो निमंत्रण पत्र होते हैं, इनविटेशन कार्ड होते हैं, उनको इसकी सहायता से छापा जा सकता है और भी बहुत सारा छपाई का काम इस मशीन के द्वारा किया जाता है। अब इस कहानी का शीर्षक ट्रेडिल क्यों रखा गया, अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक कहानी को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगी। हो सकता है कहानी में ट्रेडिल मशीन का उपयोग किया गया हो, या हो सकता है किसी न किसी रूप में ट्रेडिल मशीन इस कहानी के अंतर्गत आई हो। आइए ये सारी बातें जानने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी ट्रेडिल। ट्रिंग 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 ट्रिंग। ट्रेडिल मशीन का इंक ब्लेड घूम रहा है। चर चर चाक, चर चर चाक। इंक रोलर ऊपर नीचे गतिशील है। टंग टक टंग टक। कागज पर इम्प्रेशन। टक टक टक। बांस की तिल्ली की तरह टोंग पैडल को एक लय से दबाता रहता है। जी हाँ, इसे उस मशीन की प्राण शक्ति कह सकते हैं। मशीन अपने आप में जड़ है और इसको चेतन रूप देने के लिए, चलाने के लिए टोंग इसके ऊपर पैडल मार रहा है और वो उसको चला रहा है और वही इस मशीन को प्राण शक्ति प्रदान कर रहा है। इस नाद वृंद मेल में कुल जमा मतलब क्या निकलता है? यही कि अंधेरी गुफा सरीखा एक छोटा सा छापा खाना यहाँ क्रियाशील है। मुद्रण करना हम छापने को ही कहते हैं। प्रिंटिंग मशीन आप इसे कह सकते हैं। उस छापे खाने की उम्र 20 साल और चंद महीने ही होगी। वहाँ छपाई के जितने किस्म के काम होते हैं उनमें विवाह निमंत्रण पत्र की छपाई सबसे ज़्यादा होती है। समय समय पर कैश बिल, लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड इत्यादि के ऑर्डर भी मिलते हैं। उस कोठरी में ट्रेडिल मशीन के अलावा 4-5 जॉब टाइप केस और एक छोटी सी कटिंग मशीन भी है। इतने छोटे छापे खाने से कौन सा बड़ा मुनाफा मिलता होगा, जायज़ सवाल है। लेकिन इस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मुरुगेश मुदालियर ने 20 साल बाद जैसे तैसे करके अपने लिए एक छोटा सा मकान बनवा लिया है। यहाँ पर कंपोजिटर कम ब्रांडर कम मशीन मैन के संपूर्ण दायित्व को निभाने वाला एकमेव कर्मचारी विनायक मूर्ति है, वही जो ट्रेडिल के पास खड़े होकर ताबड़तोड़ पाँव मार रहा है। माहवार 20 रुपये की पूरी गारंटी है। काम की भीड़ और मुदालियर के मूड के मुताबिक चाय पीने या नाश्ता करने के लिए समय समय पर मिलने वाली फालतू आमदनी को जोड़ लें तो तनख्वाह 20 रुपये तक पहुंच जाए। 12 साल पहले की बात है। एक शुभ दिन पर विनायक मूर्ति ने हाथ में स्टिक पकड़कर यहाँ कंपोजिंग कार्य का श्री गणेश किया था। उसने पहले जिस सामग्री का अक्षर योजन किया वह भी शुभ लगन पत्रिका, विवाह का निमंत्रण पत्र। उस दिन से उसने कितने ही भाग्यवानों के विवाह निमंत्रण छाप दिए थे, किंतु अपनी शादी का कार्ड अजय कितने लोगों के लिए अपने इन हाथों से शादी के कार्ड छाप दिए हैं। यो लंबी सांस भरने वाले विनायक मूर्ति की उम्र फिलहाल 30 साल की है। इस ढाबे में मिलने वाले 6 आने का दाल भात कब तक खाता रहूँगा। विनायक के हाथ ने रैंक दबाया। पैडल मारता पैर स्थिर हो गया। ट्रेडिल मशीन भी रुक गई। वहीं पास में स्याही डिब्बों के स्टैंड में उसकी उंगलियों ने कोई चीज़ टटोली। सूंघनी की पोटली खोलकर एक चुटकी खींच ली। उसके बाद नाक पर लगी सूंघनी पहुँचते हुए हाथ ने उसकी नाक पर स्याही का लेपन कर दिया। इस बात से अनभिज्ञ विनायक ने उधर पास में सूखने के लिए रखे निमंत्रण पत्रों में से एक को उठाकर देखा। स्याही की सप्लाई एकदम बराबर तो है, मगर कौन सी कमी रह गई? नीचे वाले रोलर को बदल दें तो प्रिंट चकाचक चमक उठेगा। या इम्प्रेशन कम करना है? इम्प्रेशन ठीक तो है। अरे रे, ये अक्षर क्यों चपटा छप रहा है? स्याही क्यों फैल रही है? टाइप के पीछे चेपी लगानी होगी। तभी मुदालियर के चिल्लाने की आवाज़, अभी मशीन क्यों बंद कर दी? ग्राहक अभी आने वाला ही है, समझे? ठीक है, एक चवन्नी देना मालिक। सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी आकर काम पूरा कर दूंगा। जल्दी आ जा, काम बहुत ज़्यादा है। मुदालियार ने चवन्नी निकालकर मेज पर रख दी। अच्छा मालिक।
बदस्तूर जवाब दिया और पैसा लेकर आगे बढ़ गया। एक दिन की बात है, प्रेस में विनायक को छोड़कर और कोई नहीं था। उस दिन के लिए तयशुदा कार्य में 2 काम बाकी थे। पहला 2 निमंत्रण पत्र कंपोज करके उनका प्रूफ निकालना और दूसरा प्रूफ शोधन किए अभिनंदन पत्र में करेक्शन लगाकर छापना। छापने के लिए कागज भी तो काटना होगा। बुदबुदाते हुए जब वह ट्रेडिल में कसे हुए चेस को खोल रहा था, उसके मन में एक छोटी सी आशा अंकुरित हुई, बहुत सी साधारण इच्छा, आप चाहें तो बचपना भी कह सकते हैं। चेस को खोलकर स्टोन पर रखा। वह भी एक विवाह निमंत्रण कार्ड का ही मैटर था। विनायक ने मैटर में वर के नाम वाले अक्षरों को ब्रश से पोंछा। स्याही हट जाने पर चांदी की तरह उजले अक्षर चमक उठे। चिरंजीव श्रीधर। इन अक्षरों के टाइप दाईं से बाईं और जैसा कि आईने में प्रतिबिंबित होता है साफ दिखाई दिए। चिरंजीव श्रीधर। शूटिंग स्टिक को एक छोर पर टिकाकर मल्टी बार से उसके ऊपर चटाक चटाक 2 बार वार किया। बगल में रखी तिलियों को ढीला करने के बाद पुंक्चर लेकर बॉर्डर के पास वाले क्वाडों को दबाया। फिर टाइपों को धीरे से हिलाकर लाइन में गड़बड़ी आए बिना चिरंजीव श्रीधर इन 7 अक्षरों को सफाई से उठाकर अलग रखा। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान रेंग उठी। उसके हाथों ने केस से दूसरे 7 अक्षरों को फटाफट चुनकर उंगलियों के बीच में रख लिया। पट्टे ने चिरंजीव शब्द को हड़प लिया। नया अक्षर संयोजन देखकर मन ही मन हंस दिया। चिरंजीव श्रीधर के बदले अब के विनायक मूर्ति ने इन 7 अक्षरों में निमंत्रण पत्र में जगह पा ली थी। स्टोन पर पड़े चेस को फिर से कसकर 2 बार उठा पटक करके जांच लेने के बाद ट्रेडिल में लगाया। थोड़ी देर तक उस पर स्याही लगाने के बाद एक वेस्ट शीट ली और ट्रेडिल के बेड पर रखकर सिकुड़न दूर करने के लिए उंगलियों से 2 बार सहलाया। कागज पर सिकुड़न हो या न हो, कागज को बेड पर रखकर ट्रेडिल की लय गति के अनुसार उसे एक बार सहलाने की उसकी आदत है। उसके बाद बाएं हाथ ने ब्रेक हटा दी। टंग टटंग इम्प्रेशन की आवाज़। बेड पर पड़े कागज को उठाकर देखा कि विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनसुईया का शुभ विवाह। इन जुमलों को पढ़कर वह खूब हंसा। हंसते हंसते लोटपोट हो गया। निमंत्रण पत्र पर छपे माता पिता के नाम या कुल गोत्र इत्यादि पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। अच्छा है, हाथों हाथ इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। चेस को खोलकर अच्छी तरह पोंछने के बाद मैटर निकालकर गेली फ्लक में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करने में तल्लीन हो गया विनायक मूर्ति। अबे क्या चल रहा है? आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है। क्या बात है? अरे किसने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या काम कर रहा है? मैंने कहा था कार्ड का काम पूरा करने के बाद अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ा ले। हाँ, वह बहुत ज़रूरी है। मुदलियार चिल्लाए। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब देकर विनायक काम में मशगूल हो गया। चाहे रात हो जाए, आज उसे पूरा करना ही है। मुदलियार का हुक्म। घड़ी में 3 बज गए। छप गए निमंत्रण पत्र के मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो गया। अब अभिनंदन पत्र का काम शुरू करना है। हाथ मुस्तैदी से काम करने लग रहे थे। मन अपने लिए एक विवाह लग्न पत्रिका छपने के शुभ दिन के चिंतन में लीन था। चूल्हे में रहने वाली दीदी से कहूँ तो अपने ही रिश्ते में कोई लड़की तय कर देगी। चूल्हे में विनायक की एक चचेरी बहन रहती है। हूँ, क्या लड़की का कहीं अकाल है? अरे जीविका का ही तो अकाल है। पहले 100 रुपये चाहिए, फिर माहवार खर्च के लिए कम अज कम 40 रुपये हो ही। विनायक को एकाएक हंसी आ गई। ठहाका मारकर एक बार हंस पड़ा। अब क्या बात है रे, बावरे की तरह खुद ब खुद हंसता जा रहा है? मुदलियार ने पूछा। आप ही देखिए न। हंसी के बीच में ही उसने अभिनंदन पत्र का प्रूफ उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे देखकर मुदलियार भी जोर से हंसने लगे। सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है। इस वाक्य में सुख में शब्द में सु के स्थान पर दु छप गया था। सांसारिक जीवन को दुखमय बनाने के लिए। मुद्रा राक्षस की क्रीड़ा भी विचित्र होती है। मुदलियार को सहसा अपनी हैसियत का ज्ञान हो आया। किसी मजदूर के साथ समान रूप से खड़े होकर हास्य का आस्वादन करना किसी मालिक को शोभा देना है। उनकी प्रतिष्ठा ने सिर उठा लिया। क्यों हंसे जा रहा है? फूहड़ शोहदों जैसा। चुपचाप काम कर, गधा कहीं का। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब। मजदूर की लघुता हुकूमत के आगे नतमस्तक हो गई।
रात के 7 बज चुके हैं। ट्रेडिल चल रही है। अभी तक अभिनंदन पत्र की छपाई पूरी नहीं हुई है। घर जाने से पहले मुदलियार ने विनायक के पास आकर काम की निगरानी करना जरूरी समझा। उन्होंने अंदर आकर देखा, विनायक पसीने से तरबतर है। टक 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 उसका पैर पैडल पर ताबड़तोड़ चल रहा है। कोरा कागज फीड करते और छापा कागज निकालते हुए हाथ की उंगलियां वाकई उड़ रही हैं। बेचारा बैल की तरह काम करता है। मुदलियार ने मन ही मन कहा, ले ये पैसे रात के खाने के लिए रख ले, और ये रही चाबी, ताला लगा कर आना। कहते हुए उसने सामने चाबी के साथ अठन्नी रख दी। मालिक के मन को पढ़ने में विनायक को वाकई महारत हासिल है। मालिक, उसने दांत निपोड़ दिए। क्या है, बोल, और क्या चाहिए? मुदलियार मुस्कुराए। इतवार को मैं अपनी दीदी के यहाँ गया था। कहती थी उसने एक लड़की देख रखी है। इसके आगे बोली नहीं निकली। कारण ये नहीं था कि सरासर झूठ बोल रहा था। उसे शर्म आ गई थी। अरे रे, शादी की बात कर रहा है। अच्छी बात है बेटे, गाजे बाजे के साथ करा देंगे। मुदलियार ने मुद्रित भाव से कहा। मालिक, उसके लिए 100 रुपये की पेशगी। चिंता काहे करता है, वह सब हो जाएगा। तू पहले बात पक्की कर ले। मुदलियार से इतना सुनना था कि विनायक फूला ने समाया। बाहर निकलते हुए मुदलियार ने अपने आप से कहा, पट्ठे की उम्र हो गई। जब हमारे पास आया 18 साल का छोकरा था। हमारे सिवा इसका अपना कौन है? शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। प्रेस में ट्रेडिल चल रही है। टक 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 टक। अचानक ये क्या हो गया? विनायक की जांघ के ऊपर, उदर के नीचे, आंतड़ियों में मरोड़। उफ, दर्द हो रहा है। लगता है आंतड़ियाँ घूम रही हैं। अरे रे, जान निकल रही है। आह का चित्कार निकला। पैर खुद ब खुद पैडल से हट गया। पैर के अचानक हट जाने से तेज गति से चल रहे पैडल में धड़ धड़ का कंपन, फिर वह रुक गया। विनायक का दम घुटने लगा। केस पर झुककर दांत भींचते हुए उसने पेट को पकड़ लिया। सीने के अंदर से कोई चीज सरकते हुए ऊपर गले में आकर अटक गई। सांस लेने में दिक्कत। धीरे धीरे सरकते हुए उसने मटके से एक गिलास पानी लेकर पिया। दर्द कम हो गया, लेकिन गया नहीं। बड़ी मुश्किल से दांत भींचते और सांस रोकते हुए रुक रुक कर जैसे तैसे अभिनंदन पत्र की छपाई का काम पूरा कर डाला। ट्रेडिल से चेस उतारते तक सब्र रखना दुश्वार हो गया। उसे वैसे ही छोड़कर दरवाजे पर ताला लगाने के बाद चल पड़ा। नहीं, लंबे डग भरने लगा। पेट के अंदर कोई अंग अपने स्थान से अलग हो गया, अपनी जगह से फिसल गया। लगता है वह और किसी अंग की जगह पड़ा हुआ है, किसी और का मार्ग रोके हुए है। अरे माँ, दर्द बर्दाश्त से बाहर था। पता नहीं विनायक पास वाले डॉक्टर के घर तक कैसे पहुंचा। द्वार पर जाकर गिर पड़ा। पता चला विनायक को हार्निया हो गया है। डॉक्टर और मुदलियार ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उसका शरीर डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्रों के लिए शोध खोज का विषय बन गया। डॉक्टरों ने उसके रोग का नहीं बल्कि नई नई युक्तियों और प्रणालियों का उस पर प्रयोग करके देखा। बीमारी, दर्द, अपमान। दिन बीतते गए। अंत में एक दिन शुभ दिन की शुभ घड़ी में उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बुखार चढ़ गया। आखिरकार 1 महीने के बाद किस तरह छुट्टी मिली ये वही जानता है। अस्पताल से बाहर निकलने से पहले डॉक्टर ने उसे एक सलाह दी। वह डॉक्टरी परामर्श दिल के अंदर चुपके से एक बम बनकर फूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा था, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं, फिर भी दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी न कर लेना। उसके बाद उसके कान ने कुछ नहीं सुना। विनायक फिर से काम पर लग गया। अंधेरी गुफा सरीखे छापे खाने में घुसकर उसने ट्रेडिल देखी, केस देखा और स्टिक देखा, जिनसे उसका 1 महीने का वियोग हो गया था। पता नहीं क्या सूझ गया उसे। उसने ट्रेडिल को गले लगाकर लंबी सांस भरी। देखो विनायक, वह निमंत्रण पत्र चेस पर कसा हुआ है, उसे मशीन पर चढ़ा लेना। तुम्हारे बगैर इधर कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ रे। जितने छोकरे आए सारे बेकार निकले। तुम्हारी तनख्वाह अगले महीने से 10 रुपये बढ़ा दी है। अच्छा, तुमने कहा था न शादी के लिए पेशगी चाहिए, 15 तारीख के बाद ले लेना। क्यों रे, खुश है न? मुदलियार ने आंखें मटकाते हुए पूछा। विनायक ने सिर दूसरी तरफ फेर लिया। अनजाने में ही दोनों हाथों ने मुंह को ढांप लिया। पूरे शरीर में कंपन। क्या वह रो रहा है? पट्ठा बड़ा लज्जा रहा है। मुदलियार हंस पड़े। वह ट्रेडिल के पास गया। किसी के द्वारा कंपोज किए
किसी ऐरे गेरे के विवाह निमंत्रण को मन में किसी राग द्वेष के बिना यंत्रवत मशीन पर चढ़ाने के बाद कागज स्टैंड पर रखकर स्याही लगाने लगा। टक टक उसके पैर ने पैडल मारा। टंग टंग इम्प्रेशन। मुद्रित होकर आया एक निमंत्रण पत्र। मशीन रोककर केसों के बीच में तय करके रखा हुआ एक कागज उठाकर देखा कि विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनसुईया का शुभ विवाह। हाँ, वही वेस्ट शीट। उस दिन जिस कागज ने उसे हंसकर लोटपोट होने के विवश किया था, वही नकली निमंत्रण पत्र। उस कागज पर उसकी आंखों से निकले आंसू की 2 खारी गर्म बूंदें टपक कर छितर पड़ी। क्यों रे विनायक, मशीन क्यों रुक गई? वह आने वाला है न, उससे पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए। मुदलियार ने कहा। अच्छा मालिक। टक 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 टक। हाँ, दोनों ट्रेडल मशीनें गतिशील हो गई। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये मार्मिक कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शीर्षक ट्रेडल क्यों रखा गया है, क्योंकि पूरी कहानी में ट्रेडल मशीन का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर आप रोल देख सकते हैं। और यहाँ पर जो विनायक मूर्ति हैं उनके साथ किस तरह की घटना घटित होती है। पहले अनजाने में ही किया गया मजाक, और जो उन्होंने निमंत्रण पत्र में अपना नाम छापा था सौभाग्यवती अनसुईया के साथ, बाद में उसी निमंत्रण पत्र को पढ़कर उसको बहुत तकलीफ़ होती है और वो कहीं ना कहीं इतना व्यथित हो जाता है कि अब वो शादी नहीं कर सकता। उसकी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने जो उसको सलाह दी है वो कहीं ना कहीं किस तरह से उसके जीवन की सच्चाई बन गई है। विनायक मूर्ति पहले शादी के नाम से कितना लज्जा जाता था, शर्मा जाता था, और वो अपनी चचेरी बहन से भी इस विषय में बात करना चाह रहा था, और शादी के लिए कितना उसके मन में उत्साह था और कितने सपने उसने देखे थे। लेकिन एक छोटी सी बीमारी की वजह से किस तरह से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और हो सकता है ये बीमारी भी इसी छापा खाने में काम करने की वजह से हुई हो। किस तरह से वो मजदूरी करता है, कितने घंटों वो लगातार काम करता है। एक तरफ ट्रेडल मशीन चल रही है और दूसरी तरफ ट्रेडल बना हुआ विनायक मूर्ति चल रहा है। एक मशीन है और यहाँ इंसान भी किस तरह से मशीन ही बन गया है। और उसकी बीमारी के बाद जो डॉक्टर ने उसको सलाह दी है, उसके बाद तो दोबारा से काम करने पर लग रहा है कि इस छापे खाने में 2 मशीनें काम कर रही है, एक विनायक मूर्ति और दूसरी ट्रेडल मशीन। हमारे मन की संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं ही हमें मशीन से अलग बनाती है। वैसे भी कहा जाता है कि मानव भी एक मशीन है। जो भाव होते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, जिनको देखने के लिए हम जीवित रहते हैं, एक उम्मीद की किरण हमारे मन में हमेशा जगती रहती है। अगर वही समाप्त हो जाती है तो एक मशीन में और मानवीय मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाता। कहानी की समाप्ति भी इसी मार्मिक पंक्ति के साथ होती है। हाँ, दोनों ट्रेडल मशीनें, एक तो हमारी ट्रेडल मशीन है जो छपाई का काम कर रही है, और दूसरा विनायक मूर्ति भी अब ट्रेडल मशीन ही बन गया है। अब उसके अंदर संवेदनाएं नहीं बची हैं, अब उसके अंदर जीवन जीने की ललक नहीं बची है। उसको भविष्य को लेकर सपने देखने का जो अधिकार था वो कहीं ना कहीं इस बीमारी के कारण और डॉक्टर के परामर्श के कारण कहीं ना कहीं स्थिर पड़ गया है, कहीं ना कहीं मर गया है। अभी दोनों गतिशील हो गई हैं, दोनों अपना अपना काम कर रही हैं। ट्रेडल मशीन को विनायक मूर्ति चला रहा है और विनायक मूर्ति भी एक तरह से ट्रेडल मशीन ही बनकर ट्रेडल मशीन को चला रहा है। कहानी में हमने देखा विनायक मूर्ति का जीवन गरीबी और अभावों से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी शादी ना होने का कारण उसकी गरीबी भी है। और जब वो शादी के बारे में सोच रहा है और मुदलियार से कहता है तो 100 रुपये की पेशगी के बारे में वो एक तरह से अपनी आवश्यकता, अपनी मजबूरी जाहिर करता है। यानी कि वो दिन रात मेहनत करता है, गरीबी के कारण, अभाव के कारण कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका एक सपना है कि उसकी शादी हो, और किस तरह से वो मशीन की तरह मशीनों के साथ, यहाँ पर ट्रेडल मशीन के साथ काम करता है। मुदलियार वैसे तो हमें देखने में यहाँ पर सही पात्र लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर विनायक मूर्ति अपना काम अच्छे से पूरा नहीं कर रहा है तो किस तरह से वह उसको डांटता है और साथ में कितने ज़्यादा घंटों तक उससे काम भी लेता है। वो रात भर काम कर रहा है, एक छोटी सी जगह है जिसमें पूरा पसीना पसीना हुआ है, खाने के लिए ना उसका जुगाड़ है, किस तरह से वो पैसे मांगता है और कैसा अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन उसकी बीमारी के कारण और साथ में डॉक्टर की सलाह के बाद
जो उसके जीवन जीने का एक सपना है, जो उसकी एक उम्मीद है, जिसके सहारे वो ये काम कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने मन को खुश भी रख पा रहा है, वो कहीं ना कहीं अंत में समाप्त हो जाती है। अब वो पूरी तरह से मशीन बन चुका है। इस बीमारी से पहले कहीं ना कहीं उसके मन में एक उम्मीद थी, एक आशा थी, वो संघर्ष कर रहा था और उसको लगता था कहीं ना कहीं उसकी खुशियाँ उसको मिल ही जाएंगी। लेकिन इस बीमारी के बाद और डॉक्टर की सलाह के बाद उसकी जो सारी उम्मीदें हैं वो पानी में मिल जाती हैं और वो पहले कम मशीन था लेकिन अब पूरी तरह से मशीन बन चुका है। पहले भी मशीनों की भांति मशीनों से काम कर रहा था, लेकिन अब वो मशीन और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, मशीन नहीं बनना है। हम में और मशीन में यही अंतर है कि हम में भावनाएं हैं, हम मानवीय मूल्यों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और इन मूल्यों को हमें अवश्य बचा कर रखना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।